अस्सलाम वालेकुम। सुहेल खान अपने यूट्यूब चैनल में आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुकूमत की जानिब से कल ये कहा जा रहा था और आज एक रोजनामे अंग्रेजी रोजनामे में खबर भी छपी है कि हुकूमत की जानिब से क्यूरेटिव पिटीशन पे जो दायर की गई थी पिछले महीने 25 मई को, उस पर एतराज़ात दूर करने के लिए उसको चैलेंज किया गया रजिस्ट्रार ऑफिस के। लेकिन असल में ये बात नहीं है। आज असल में उसका सिर्फ जो मुसविदा है हुकूमत ने वो तैयार कर लिया है, लेकिन अभी तक वो चैम्बर अपीलें दायर नहीं हुई है और उस पर सिर्फ जो इस रजिस्ट्रार के जो एतराज़ात थे वो दूर कर लिए गए हैं, जो जो एतराज़ात उस पर लगाए गए थे, लेकिन अभी तक उन्हें चैम्बर अपीलें फाइल नहीं की है। और हुकूमत ने कल FBI और वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया और वहां पे उनसे उन्होंने 2 हफ्ते का टाइम मांगा है, क्योंकि उनके लिए वो पेपर बुक्स वगैरह तैयार करने हैं। तो लिहाजा ये चैम्बर अपीलें अभी बाकायदा तैयार नहीं की गई है। इसमें जो खबर है वो खबर ये है कि अब हुकूमत का ये मौकफ है कि या हुकूमत ये समझती है कि चूंकि जो 26 अप्रैल का जो सुप्रीम कोर्ट के लार्जर 10 रुकनी बेंच के जस्टिस काजी फायज ईसा की अपीलों पे जो कि फैसला आया था, जो उनकी अपीलों को एक्सेप्ट कर लिया था, उस पर अभी तक तफसीली फैसला नहीं आया है। तो हुकूमत ने ये टाइम इसलिए गेन किया है कि ये 2 हफ्ते का टाइम, कि हुकूमत चाहती है कि जब तक उस तफसीली फैसला आ जाए और उस तफसीली फैसले में कहीं वजीर आजम के खिलाफ, सदर के खिलाफ, वफाकी जो वजीर है जो कि लॉ मिनिस्टर है, कानून फरूक नसीम या शहजाद अकबर, उनके खिलाफ कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन ना आ जाए। तो उसके लिए उन्होंने एक प्रोटेक्शन के लिए ये एक पिटीशन, ये क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करने का इरादा रखती है। अगर लेट सपोज उस तफसीली फैसले में वजीर आजम, सदर के खिलाफ या किसी के खिलाफ कोई ऑब्जर्वेशन नहीं आती, तो हुकूमत ये पिटीशन, ये क्यूरेटिव पिटीशन वापस ली जा सकती है। इस वक्त मेरे साथ बड़े सीनियर वकील अजहर सदीक साहब मौजूद हैं। अजहर सदीक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। अस्सलामुअलैकुम सोहेल साहब, क्रेडिट आप ही को जाता है। खबरें सारी ब्रेक आप करते हैं या असल हकायक आप बताते हैं? जो मीडिया स्ट्रीम के अंदर जो बातें कोई झूठ आ जाती हैं, जो हकायक से हट के आती है, लेकिन आप सच्ची बातें बताते हैं, तो लोग आपको एडवांटेज नहीं देते उस तरह जिस तरह आप मेहनत करते हैं। चले जी, हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं अजहर सदीक साहब। बाकी अल्लाह जो है वो बेहतर जानता है। हमारी जो है हमारी कोशिश है एज ए सहाफती और सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर। आज पूरा दिन कल मुझे पता चल गया था, लेकिन मुझे जराए ये कह रहे थे कि नहीं, अब वो हमने वो मसौदा तैयार कर लिया लेकिन दायर नहीं की गई। जबकि कल रात खबरें चली थी और आज एक अंग्रेजी रोजनामे से भी खबर छपी है कि वो दायर, लेकिन असल में ये दायर नहीं हुई, इनका मुसवदा तैयार किया गया है। अच्छा अजहर सदीक साहब, जो भी हो, इसका अब इस चूंकि FBI की जाने से बहुत बड़ा अहम कदम है। आपको याद होगा जब पिछले साल 19 जून का जब इसमें फैसला आया था और जस्टिस काजी फैज ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस को कलअदम करार दिया गया था, तो उस वक्त 10 जजों में से 7 जजों ने जस्टिस काजी फैज ईसा की अहलिया का मामला FBI को सौंपा था, आपको याद होगा। और उसमें से फिर FBI का जो है रिपोर्ट मांगी गई थी। उसके बाद फिर FBI ने अपना रिपोर्ट पेश भी की थी। लेकिन जब जो 26 अप्रैल का जो फिर फैसला आया, जो जिसके खिलाफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने जो उस FBI को मामला रेफर करने के खिलाफ जो जस्टिस काजी फैज ईसा ने चैलेंज किया था, 26 अप्रैल को फिर उसका फैसला आया और वो उस फैसले को कलअदम करार दिया गया था। तो उसके बाद फिर 26 अप्रैल के बाद अभी जो उस पर तफसीली फैसला भी नहीं आया है। तो ये क्यूरेटिव पिटीशन उस दायर पे जो है ना, ये दायर की जा रही है और फिर दायर किया और उस पर एतराजात लगाए गए। तो अब आप ये बताएं कि क्यूरेटिव पिटीशन तो पाकिस्तान में इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, पाकिस्तान में इस आइन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन जो FBI का जो इसमें जो मामला है, FBI ने जो फाइल करने जा रही है, और FBI का ये मुद्दा ठीक भी है कि उनको नहीं सुना गया। तो एक तो इस पर रोशनी डाली गई और दूसरी ये अजहर सदीक साहब ये बताइएगा कि अब ये जब चैम्बर अपीलें जब बाकायदा फाइल हो जाए या जो डिटेल जजमेंट आ जाए, तो इसका तरीकाकार क्या होगा? ये चैम्बर में पहले इसको सुना जाएगा, इसके बाद फिर देखा जाएगा, इसको फिर कोर्ट भेज दिया जाएगा। ये जरा नाज़रीन को बताइए। बहुत शुक्रिया, यहाँ भी क्रेडिट आपका जाता है। कल ही प्रोग्राम किया था और बताया गया था कि दिन 26 आखिरी तारीख है, वक्त खत्म होने वाला है। अगर अभी अगर अपील दायर ना की तो ये भी कहीं टाइम पार ना हो जाए और ये रेमेडी चली ना जाए। हुकूमत वक्त ने आपके प्रोग्राम को सामने रखते हुए वो दायर तो कर दी।
अब आते हैं दूसरी बात की तरफ। देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि जब तफ़सीली फ़ैसला आना हो, उसके बारे में कोई एक दरख़्वास्त दायर कर दी जाए और उसमें कोई ग्राउंड्स रह भी जाएँ, तो तफ़सीली फ़ैसले के आने के बाद वो ग्राउंड्स ऐड हो सकती हैं, वो चीज़ें आ सकती हैं। लेकिन ये बड़ा ज़रूरी अमर इस कॉन्टेक्स्ट में है कि तफ़सीली फ़ैसला देखना बहुत ज़रूरी है। इस तफ़सीली अगर हम शॉर्ट ऑर्डर देखते हैं, शॉर्ट ऑर्डर भी मैं समझता हूँ कि जो ओरिजिनल ऑर्डर था, ओरिजिनल ऑर्डर के से बहुत आगे चला गया। रिव्यू में गालिबन ये इख्तियार नहीं है। रिव्यू में तो एरर अपीयरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड देखना है। जो 6 जजेस ने जो फैसला दिया है, जिसमें रिव्यू अलाउ कर दिए थे, वो रिव्यू अलाउ तो इस हद तक कर सकते थे सिर्फ एफबीआर की हद तक। लेकिन उसके बाद उस एफबीआर की रिपोर्ट पे बाकी चीजें सारी कहकर उससे इतना ज्यादा आगे चले गए हैं, मैं नहीं समझता कि वो फैसला सस्टेनेबल है। इसलिए उसको आप क्यूरेटिव पिटीशन का नाम दे दें या नई पिटीशन का दे दें, आर्टिकल 184(3) को सामने रखते, आर्टिकल 187 को सामने रखते हुए पिटीशन दायर की जा सकती है। अब सवाल आएगा कि उसी जो आप बात कर रहे हैं एप्रीहेंशन, वो काफी हद तक दुरुस्त है। बज़ाहिर नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस इसमें बायस नजर आ रहे हैं। ये मेरी जाती राय है, क्योंकि मैंने जितनी आर्गूमेंट सुने हैं वहीं से अंदाजा हो रहा है। तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि हो सकता है प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट, मिनिस्टर लॉ के अगेंस्ट, शहजाद अकबर के अगेंस्ट या किसी और के बारे में अगर बात की जाएगी, अगर वो बात करते भी हैं तो वहां भी अगर देखा जाए तो वो भी चीजें इख्तियारात से आगे चली जाएंगी। वहां भी बातें जो है ना इख्तियारात से आगे चली जाएंगी। वो हो नहीं सकता, जो कि वो आप कह नहीं सकते। जो होना था वो होना था सिर्फ और सिर्फ मेन पिटीशन की हद तक। मेन पिटीशन में आ गया फैसला, उसको रिव्यू करना है। लेकिन अगर आप आके या को नई चीजें देंगे, नई डायरेक्शन देंगे, तो वो फिर अपने नजरसानी के जो फैसला है उसके इख्तियार से बाहर चला जाएगी। इसीलिए इंटेलिजेंट मैं कहूंगा डिसीजन है हुकूमत वक्त का। और एफबीआर का आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। एफबीआर का पॉइंट इसलिए आपने उठाया कि एक चीज एस्टैब्लिश हो गई है। एस्टैब्लिश क्या हो गई है कि प्रॉपर्टीज डिक्लेयर नहीं, सोर्स डिक्लेयर नहीं, फिर वो जो अमाउंट से जिनसे प्रॉपर्टी खरीदी है उन पे टैक्स नहीं दिया, तो तकरीबन 3.5 करोड़ से ऊपर की टैक्स डिमांड बनती है। यानी आपने यहाँ अगर सेट साइड कर दिया है तो 3.5 करोड़ रुपए की जो डिमांड है वो उनकी तरफ खड़ी होगी है, तो आपने तो सेट साइड 3.5 करोड़ बड़ी एक रकम होती है टैक्स की शक्ल में। तो एफबीआर का कंसर्न तो वाज़ेह है कि उन्हें सुनना चाहिए था, उन्हें देखना चाहिए था, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहिए था कि अगर एफबीआर की रिपोर्ट के बाद के कॉन्सिक्वेंसेस, यानी इससे दरवाजे बंद कर दिए सारे कि एफबीआर आगे कुछ कर नहीं सकता। और वो मेरी जाती राय के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट यहाँ एक्सीड किया है जुरिसडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इख्तियार से एक्सीड किया है और क्यूरेटिव पिटीशन में या इस रिव्यू के ऊपर जो पिटीशन आएगी उसमें वो सुप्रीम कोर्ट के अपने उस फैसले को नजरसानी करना पड़ेगा। ये मेरी जाती राय है। अच्छा अजहर सदीक साहब, यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरह जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया सरीना ईसा ने ये कहा था कि मुझे सुना नहीं गया, तो आपको याद होगा जब 19 जून को 10 में से 7 जजों ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया का ये मामला जब एफबीआर को भेज दिया और एफबीआर को कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी ना, एक मुअज़्ज़ज़ अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एफबीआर को डायरेक्शन दी थी। और जब एफबीआर ने वो आर्डर्स को कंप्लाई किया और एफबीआर ने अपना अपना रिपोर्ट दे दी, तो उसके बाद जब रिव्यू का जब फैसला आया तो एफबीआर अब बजानिब है कि उन्होंने ये मौका सही उठाया हो कि हमें सुना नहीं गया, तो लिहाजा इसकी कोई लीगल जो है इसकी जस्टिफिकेशन बनती है। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर लेट सपोज जब ये चैम्बर अपीलें दायर होती हैं तो इसमें जो दूसरा जो मेन जो चीज आएगी वो तो जाहिर है कि वो जो भी जज सुनेगा, हो सकता है चीफ जस्टिस साहब सुने अपने चैम्बर में या कोई और जज साहब सुने, तो जाहिर है इसको तो फिर किसी कोर्ट को वो कहेंगे कि इसको कोर्ट में लगा दे और फिर वही चीफ जस्टिस साहब की प्रोरेगेटिव होगी कि वो किस बेंच में लगाते हैं। आज मेरे बड़े वकीलों से, अटॉर्नी जनरल के ऑफिस में भी अफसरान से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि जो 10 रुकनी जो बेंच था उसी के सामने रखें, मतलब है 3 रुकनी बेंच के सामने भी रखा जा सकता है, क्योंकि पहले ये इतराजात को दूर करना है ना, इतराजात को एड्रेस करने, जो रजिस्ट्रार ऑफिस ने क्यूरेटिव पिटीशन पे जो इतराजात लगाए पहले उनको एड्रेस करना है, एक बात। दूसरी बात ये कि क्यूरेटिव पिटीशन जो है इसकी मेंटेनेबिलिटी को भी देखा जाएगा, तो इसके बारे में आप जरा लीगल बता दें नाजरीन को। अच्छा, मैं एक आपने बड़ी अच्छी बात की है और वो जरा जरूरी है हर एक के साथ बात क्लियर करने का कि यहाँ तो हकीकत है कि ये चैम्बर अपील जाएगी। अगर चैम्बर अपील पे कहा जाता है कि ये मामला कोर्ट में लगाया जाए तो उसके ऊपर चीफ जस्टिस की स्वाबदीद है
और इसमें 10 रुकनी बेंच के पास जाने का इशू नहीं है। वो जब मेंटेनेबिलिटी डिसाइड हो जाएगी कि ये काबिल समाद है, फिर जाएगा ये 10 मेंबर बेंच के पास। पहले तो ये जा नहीं सकता क्योंकि 10 मेंबर बेंच का कोई इशू नहीं है। पहले तो डिसाइड होगा जो पिटीशन की नेचर है, क्या वो मेंटेनेबल है, इस तरह की पिटीशन दायर की जा सकती है। पहले उस बात का फैसला होगा और उसमें मैं आपको कह रहा हूं गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि आर्टिकल 188 को सामने रखते हुए सेकंड रिव्यू की गुंजाइश खुद अदालत हुकूमत वक्त निकाल सकती है, कोई कदगन नहीं है। आर्टिकल 188 इख्तियार देता है हुकूमत वक्त को ऐसे हालात में रेमेडीज जरूरी है। ज़ाहिर ऐसे लगता है कि जैसे यहाँ रेमेडी लेस है, इसलिए इक्विटी पिटीशन का नाम दिया जा रहा है या कोर्ट पिटीशन का नाम दिया जा रहा है। ये फैसला करना है और आपकी बात 100% दुरुस्त है कि ये इसके लिए 10 मेंबर बेंच के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, ये अजहर सदीक साहब, रात को मुझे पता चल गया था चूंकि, लेकिन मैंने खबर ना भी दी क्योंकि अपने अखबार के लिए भी मैंने खबर ना दी क्योंकि ये कंफर्म नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा था कि ये नहीं दायर अभी नहीं हुए, उस पर है। तो दूसरी बात ये है कि ये भी बहुत बड़ी बात है कि वो जिस तरह हम पहले प्रोग्रामों में डिस्कस करते आ रहे हैं कि आखिर डिटेल जजमेंट जो है ना, तफसीली फैसला क्यों नहीं आ रहा है। अब वही हुआ हमारे, अगर आप क्रेडिट लेना चाहें तो हमने कई अपने प्रोग्रामों में ये डिस्कस भी किया हुआ है और आज भी मैंने अपने जो मुतबर ज़राए मैंने उनसे बात की, तो अभी भी जो है उनका कोई है कि अभी भी डिटेल जजमेंट का कोई आने का इम्कान नहीं है। तो हुकूमत ने जो अब ये 2 हफ्तों का टाइम मांगा है, तो अब ये हुकूमत सोच रही है, इसके लिए इंतजार कर रही है। और जिस तरह पहले आपने कहा था अजहर सिद्दीकी साहब, और हमने डिस्कस भी किया था कि अब कुछ ना कुछ डिटेल जजमेंट में तो उन 2 जज साहिबान को जस्टिफिकेशन देना होगी। जो 2 जज साहिबान थे, एक तो रिटायर हो गए, जस्टिस मंजूर मलिक साहब, उन्होंने भी कुछ अपना लिखना होगा, और दूसरा जो है जस्टिस मदर आलम मियां खेल साहब, उन्होंने उनकी भी ऑब्जर्वेशन या उनकी जो है वो बड़ी अहम होगी इस मामले में। इस पे जरा बताइएगा। अच्छा देखिए, जरा वक्त मेरे पास कम है, मैं एक टीवी प्रोग्राम पे मेरी कॉल आ रही है। मैं सिर्फ सिंपल सा बताता हूँ, ये बड़ा मुश्किल है, बहुत कठिन मसला है। इतना आसान काम नहीं है। चीजें सारी जब आप बैठकर डिस्कस करेंगे और लिखेंगे तो जस्टिफिकेशन कैसे, जैसे मंजूर मलिक साहब तो रिटायर हो चुके हुए हैं, वो अपना ओपिनियन किस शक्ल में देंगे, वो तो कह चुके हैं जो कहना था। उसका डिटेल रीजनिंग तो मैं नहीं समझता। डिटेल रीजनिंग मेरा ख्याल है जस्टिस मकबूल बाकर ही लिखेंगे और वही सारी बातें करेंगे। अच्छा, बहुत शुक्रिया अजहर सदीक साहब, थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, अब देखते हैं कि अब 2 हफ्ते बाद फिर हुकूमत ये चैम्बर अपीलें जो हैं वो एतराज़ात तो उन्होंने दूर कर दिए हैं, वो मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन वो एतराज़ात दूर कर लिए हैं जो एतराज़ात उठाए गए थे। अब देखना ये होगा कि ये डिटेल जजमेंट कब आती है, तफसीली फैसला कब आता है। एक और प्रोग्राम में दोबारा आपके सामने हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।